हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, आज हम एजेंसी चैप्टर में एक नया टॉपिक बेटा शुरू करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है बेटा एजेंट्स लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज। बेटा इसमें हम ना सेक्शंस कवर करेंगे। सेक्शंस 226 से लेके 238 तक। तो हम इस डिस्कशन में बेटा सेक्शन 226 से लेके 238 तक हम डिस्कस करेंगे बेटे। बेटा कुछ सिंपल बातें हैं, कुछ थोड़ी समझने वाली हैं, ध्यान से देखना बेटा। करना शुरू करें बेटे। चलो सबसे पहले आओ बेटा, पहला है सेक्शन 226। क्या कहता है जरा पढ़ना। आओ मेरे साथ साथ देखो बेटा। 226 प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट। उसने क्या कहा? contract entered into through an agent and obligations arising from act done by an agent may be enforced in the same manner and will have the same legal consequences as if the contract had been entered into the acts done by the principal in person. Simply speaking, principal is liable for all acts of the agent which are lawful and within the scope of agent's authority. तो बेटा यहां तक पता है हमें जो बात समझ आई, जो कहना चाह रहा है सेक्शन 226, वो क्या कह रहा है? अगर कोई एजेंट बेटा एक्ट कमिट करता है, कोई भी एक्ट कमिट करता है, वो एक्ट पहली बात लॉफुल है, ठीक है, और दूसरी बात विद इन अथॉरिटी है, मतलब उसके अधिकारों के अंदर आता है, विद इन अथॉरिटी है। तो बेटा याद रखना उस एक्ट के लिए प्रिंसिपल बेटा थर्ड पार्टी के प्रति क्या माना जाएगा? लॉफुल माना जाएगा। तो उस एक्ट के लिए प्रिंसिपल विल बी हेल्ड लायबल टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। तो प्रिंसिपल को बेटा थर्ड पार्टी के प्रति लायबल माना जाएगा। शर्त क्या है? एक्ट बेटा लॉफुल होना चाहिए, ठीक है, और दूसरी बात एजेंट की अथॉरिटी के अंदर होना चाहिए। तो उस एक्ट के लिए प्रिंसिपल को लायबल माना जाएगा, ठीक है। फिर देखो क्या कह रहा है वो। The contracts entered into by the agent on behalf of the principal have same legal consequences as if these contracts were made by the principal himself. पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि अगर कोई एजेंट कोई एक्ट कमिट करता है जो लॉफुल है और एजेंट की अथॉरिटी के अंदर है, तो माना जाएगा कि वो एक्ट एजेंट ने नहीं बल्कि प्रिंसिपल ने खुद ने वो एक्ट क्या किया है? कमिट। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट क्या मान के चल रही है, लॉ क्या मान के चल रहा है, अगर एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई एक्ट किया है जो लॉफुल है और एजेंट की अथॉरिटी के अंदर है, तो याद रखना माना जाएगा कि वो एक्ट एजेंट ने नहीं बल्कि प्रिंसिपल ने खुद ने किया है। और ऑब्वियस सी बात है, खुद के एक्ट के लिए तो आप थर्ड पार्टी के प्रति बेटा लायबल होंगे ही होंगे। सब बताओ बेटा, बात समझ आई ये वाली सबको? तो ये आपका बेटा सेक्शन 226, ठीक है। अच्छा अब आओ बेटा 227 क्या कहता है। बेटा हम ना थोड़ा सीक्वेंस में चलेंगे। देखो सेक्शन 227 व्हेन एजेंट एक्सीड्स अथॉरिटी। बेटा इसमें हमारे दो सेक्शन कवर होंगे, 227 और 228। देखो when an agent does more than he is authorized to do and when the part of what he does which is within his authority can be separated from the part which is beyond his authority, so much only of what he does is within his authority is binding between him and his principal। मैं आपको बेटा अभी समझा देता हूं क्या है ये। और बेटा दो सेक्शन सब ना एक साथ पढ़ेंगे। सेक्शन
227 और 228, ये दोनों बेटा एक साथ पढ़ेंगे। सेक्शन 227 और 228। अब सुनना बेटा, बेटा अज्यूम करो एजेंट ने कोई एक्ट कमिट किया, ठीक है, एक्ट कमिट किया है विच इज आउटसाइड हिज अथॉरिटी। एजेंट ने कोई एक्ट कमिट किया है विच इज आउटसाइड हिज अथॉरिटी। तो बेटा यहां पर ना दो बातें हैं, दो बातें हैं। दो बातें क्या बेटा? पहली बात है ऑथराइज्ड पार्ट कैन बी separated, can be separated from unauthorized, can be separated from unauthorized part, ठीक है। और दूसरा है authorized part cannot be separated from unauthorized part। तो सेपरेबल है या नॉट सेपरेबल है? कैन बी सेपरेटेड, बेटा कैन नॉट बी सेपरेटेड। बेटा पता है होता क्या है बच्चे, कई बार जो एजेंट है, कई बार जो एजेंट है वो बेटा कोई एक्ट कमिट करता है, उस एक्ट में से ना बेटा अप टू अ सर्टेन पॉइंट ऑथराइज्ड होता है, मतलब उस एक्ट का एक पार्ट ऑथराइज्ड होता है और उस एक्ट का एक पार्ट अनऑथराइज्ड होता है, और दोनों पार्ट्स को हम आपस में सेपरेट कर सकते हैं। जैसे बेटा अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके बताऊं इसका कैन बी सेपरेटेड का, बेटा देखो ए बी, ये बेटा एजेंट है, एज एजेंट। सुनना बेटा, ये जो ए है ना, इसने बी को अपॉइंट करवाया, इसने बी को अपॉइंट करा और उसको ना अथॉरिटी दी, उसको अथॉरिटी दी है क्या, कि तुम मेरे बिहाफ पे मेरी शिप का क्या करवाओगे, इंश्योरेंस करवाओगे। मतलब बी को अपॉइंट किस पर्पस के लिए किया गया है बेटा, शिप का इंश्योरेंस करवाने के लिए, ठीक है। कितने रुपए का, 4 लाख रुपए का। बात क्लियर हुई? अब बेटा बी ने क्या करा, बी ने बेटा इंश्योरेंस करवाया, लेकिन बेटा उसने शिप और शिप पे रखे हुए कार्गो, बेटा दोनों का इंश्योरेंस करवा लिया। उसने शिप का इंश्योरेंस करवाया जितने का कहा गया था, 4 लाख का, और उस पे 2 लाख रुपए का कार्गो था, 2 लाख का इंश्योरेंस कार्गो का करा लिया। तो अब बताओ बेटा एजेंट को अथॉरिटी किस चीज की दी गई थी, किस चीज की अथॉरिटी दी गई थी, शिप का इंश्योरेंस कराने के लिए। तो हम इसे तो कह सकते हैं ऑथराइज्ड एक्ट, इसे तो हम कह सकते हैं ऑथराइज्ड एक्ट, जिसके लिए कौन लायबल होगा बेटा, एजेंट लायबल होगा। सॉरी, ये तो ऑथराइज्ड एक्ट है ना, प्रिंसिपल लायबल होगा। प्रिंसिपल शैल बी लायबल। तो इस एक्ट के लिए तो बेटा प्रिंसिपल आपका लायबल होगा, ठीक है। लेकिन जो कार्गो का उसने इंश्योरेंस करवाया है वो एक अनऑथराइज्ड एक्ट है, उसकी अथॉरिटी के बाहर जाके उसने कुछ काम किया है, तो इसके लिए बेटा एजेंट पर्सनली लायबल होगा, एजेंट पर्सनली लायबल, प्रिंसिपल थर्ड पार्टी के प्रति लायबल नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो अगर ऑथराइज्ड एक्ट और अनऑथराइज्ड एक्ट,
आपस में सेपरेट किए जा सकते हैं, तो ऑथराइज्ड एक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल, अनऑथराइज्ड के लिए एजेंट लायबल। लेकिन बेटा दिक्कत तब आती है जब ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड एक्ट को आपस में सेग्रीगेट नहीं करा जा सकता, जैसे बेटा एग्जांपल नंबर 2 में आपको देने वाला हूं। अब क्या हुआ सुनो बेटा, प्रिंसिपल, एजेंट। बेटा प्रिंसिपल ने एजेंट को अथॉरिटी दी किस चीज की, कि वो परचेजेस कर सकता है 200 शीप्स की। 200 शीप्स की वो क्या कर सकता है, परचेजेस। एजेंट ने क्या करा बेटा, एजेंट ने, बच्चे एजेंट ने ना शीप्स तो परचेज करी करी 200, उसने साथ साथ ना लैम्प्स भी परचेज कर लिए 100, फॉर अ कंबाइंड सम ऑफ ₹3 लाख, फॉर अ कंबाइंड कंसिडरेशन ऑफ ₹3 लाख। अब बेटा दिक्कत आएगी, ये जो शीप की परचेजेस उसने करी, ये तो बेटा एक ऑथराइज्ड एक्ट था। शीप की परचेजेस तो क्या था बेटा, एक ऑथराइज्ड एक्ट था। जबकि बच्चे लैम्प की परचेज करना बेटा ये एक क्या था, अनऑथराइज्ड एक्ट। लैम्प की परचेज करना वॉज एन अनऑथराइज्ड एक्ट, ये एक अनऑथराइज्ड एक्ट था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि कंसिडरेशन लमसम पे करा है 3 लाख रुपीस का, तो आप ऑथराइज्ड एक्ट और अनऑथराइज्ड एक्ट को आपस में सेपरेट बेटा नहीं कर पाओगे। तो उस केस में बचे, इस पूरे के लिए ही बेटा प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा, एजेंट विल बी हेल्ड लायबल। तो अगर तो सेपरेट हो सकता है तो ऑथराइज्ड के लिए प्रिंसिपल लायबल, अनऑथराइज्ड के लिए एजेंट लायबल। अगर सेपरेट नहीं हो सकता तो बेटा पूरे के लिए एजेंट ही लायबल होगा, प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। ठीक है, सब बताओ बेटा पहले। 227 228 बेटे क्लियर हुए? ठीक है, तो याद रखना, अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके कुछ काम करता है, मतलब वो कोई एक्ट करता है जो ऑथराइज्ड है और कुछ करता है वो अनऑथराइज्ड, तो ऑथराइज्ड वाला उसके लिए कौन लायबल होगा, प्रिंसिपल लायबल होगा। लेकिन अनऑथराइज्ड के लिए बेटा प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा, एजेंट लायबल होगा। अच्छा, अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके कोई काम करता है और वो सेपरेबल नहीं है, मतलब ऑथराइज्ड एक्ट और अनऑथराइज्ड एक्ट को आपस में सेपरेट नहीं किया जा सकता है, तो बेटा याद रखना पूरे के लिए एजेंट ही को क्या माना जाएगा, लायबल माना जाएगा। समझ आया बेटा? आओ एक रीडिंग भी बेटा इसकी मार लेते हैं, देखो। व्हेन एन एजेंट डज मोर देन व्हाट ही इज ऑथराइज टू डू, मतलब अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके कोई काम करता है, एंड व्हेन द पार्ट ऑफ व्हाट ही डज विच इज विद इन हिज अथॉरिटी कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द पार्ट विच इज बियॉन्ड हिज अथॉरिटी, मतलब ऑथराइज्ड एक्ट और अनऑथराइज्ड एक्ट को आपस में क्या किया जा सकता है, सेपरेट, सो मच ओनली of what he does as is within his authority is binding on the principal। बेटा याद रखना, जो ऑथराइज्ड एक्ट है ना उसके लिए तो बेटा प्रिंसिपल को लायबल माना जाएगा, लेकिन जो अनऑथराइज्ड एक्ट है उसके लिए प्रिंसिपल को लायबल माना नहीं जाएगा। वेयर एन एजेंट डज मोर देन व्हाट ही इज ऑथराइज टू डू, मतलब अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके कोई काम करता है, एंड व्हाट ही डज बियॉन्ड द स्कोप इज अथॉरिटी कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम व्हाट इज विद इन इट, मतलब ऑथराइज्ड एक्ट और अनऑथराइज्ड एक्ट को आपस में सेपरेट नहीं किया जा सकता है। द प्रिंसिपल इज नॉट बाउंड टू रिकॉग्नाइज द ट्रांजैक्शन, मतलब पूरे ही एक्ट के लिए प्रिंसिपल को लायबल ठहराया नहीं जा सकता बेटा। समझ आया बेटा? 227 228। चलो आओ अब करेंगे 229। देखो बेटा 229 क्या है।
कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नोटिस गिवन टू एजेंट। क्या कहता है देखना, एनी नोटिस गिवन टू or information obtained by the agent provided it is given or obtained in the course of the business transacted by him for the principal shall as between the principal and the third party have the same legal consequences as if it had been given to or obtained by the principal। अभी समझा देता हूं बेटा आपको क्या है ये। देखो बेटा, सेक्शन 229 बेटा, अब उसने पता है सेक्शन 229 ने बेटा क्या कहा है। बेटा सेक्शन 229 ने कहा है कि जो एजेंट है ना, जो एजेंट है उसको एक्ट कमिट करते समय उसे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस करते समय या एक्ट कमिट करते समय, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस के दौरान या एक्ट कमिट करने के दौरान, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस और एक्ट, उसे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पता चलती है, उसे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पता चलती है बेटा, पहले कॉपी करो यहां तक, एजेंट को एक्ट कमिट करते समय, ठीक है, या बिजनेस के दौरान उसे क्या पता चलती है बेटा, कोई इंफॉर्मेशन जो कि बेटा बहुत ही मटेरियल है, जो मटेरियल है। मैं आपको एक बताऊं बेटा, ये इतनी मटेरियल है ये इंफॉर्मेशन कि अगर ये इंफॉर्मेशन ना एजेंट को बेटा पहले पता चल गई होती, बिजनेस में एंटर होने से पहले पता चल गई होती, तो वो कभी भी बेटा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना करता। मैंने क्या कहा, मैं अभी आपको समझाता हूं बेटा। एजेंट को बिजनेस के दौरान, थर्ड पार्टी के साथ बिजनेस के दौरान या कोई एक्ट कमिट करते समय उसे कोई बेटा ऐसी जानकारी उसके हाथ लगी है जो कि बहुत क्या है, मटेरियल। अगर बेटा ये जानकारी उसके हाथ पहले लग जाती, अगर ये जानकारी उसके हाथ पहले लग जाती तो वो कभी भी इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना करता। मतलब ये जानकारी बहुत मटेरियल है बेटा, पक्का? तो बेटा याद रखना, या मैं आपको थोड़ा सा बेटा पहले एग्जांपल से समझा दूं पहले ये चीज, ये देखो और समझ आएगा बेटा एग्जांपल से। ये देखो, प्रिंसिपल और एजेंट, कॉपी करो बेटा। अब बेटा हुआ क्या, प्रिंसिपल ने ना एजेंट को अपॉइंट करा बेटा, ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल ने एजेंट को क्या करा बेटा, अपॉइंट, और उसको बच्चे अथॉरिटी दी है, उसको अथॉरिटी दी है कि वो क्या कर सकता है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे परचेजेस कर सकता है, ठीक है। तो बेटा ए ने क्या करा, ए ने सप्लायर्स को ढूंढा, एजेंट ने सप्लायर ढूंढा सी, ठीक है, और बेटा ए ने ना सी से क्या कर ली, परचेजेस, ए ने सी से क्या कर ली, परचेजेस। बेटा अब पता है क्या हुआ, सुनो सुनो, अब क्या हुआ बेटा, ए को, एजेंट को बाद में पता है क्या पता चला बेटा, बिजनेस के दौरान क्या पता चला कि सी डिड नॉट हैव, कि सी डिड नॉट हैव एनी टाइटल टू गुड्स। उसे पता चला कि सी के पास तो इन गुड्स का टाइटल था ही नहीं, सी के पास तो इन गुड्स की ओनरशिप था ही नहीं, ओनरशिप थी ही नहीं, ये गुड्स तो चोरी के हैं, ये बात पता चली बेटा सी को।
बेटा पता है उन्होंने क्या कहा सेक्शन 29 ने? सुनो मेरी बात। उन्होंने बेटा सेक्शन 29 में कहा कि अगर एजेंट को बिजनेस के दौरान ये पता चलता है, कोई इंफॉर्मेशन पता चलती है, ये वो इंफॉर्मेशन है बेटा जो कि बहुत मटेरियल है, ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि बेटा बहुत क्या है, मटेरियल। तो अगर एजेंट को बिजनेस के दौरान कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो कि बहुत मटेरियल है, तो बेटा इस जानकारी के ना, ये जानकारी किसको पता चली है बेटा? एजेंट को। बेटा इस जानकारी के कॉन्सिक्वेंसेस वही होंगे जो कॉन्सिक्वेंसेस होते अगर ये जानकारी प्रिंसिपल के हाथ लगी होती। और मुझे अपने आप बताओ बेटा, अगर ये जानकारी एजेंट के हाथ ना लगी होती बेटा, प्रिंसिपल के हाथ लगी होती, तो प्रिंसिपल क्या करता बेटा? रेपुडिएट कर सकता था ना। तो इस केस में भी एजेंट हैज द राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। एजेंट हैज द राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बेटा? ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो एजेंट हैज द राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो एजेंट के पास ये राइट है बेटा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को प्रिंसिपल के बिहाफ पे क्या कर सकता है? रेपुडिएट। क्योंकि बेटा अगर ये जानकारी प्रिंसिपल के हाथ लगी होती तो क्या करता बेटा? प्रिंसिपल रेपुडिएट करता ना कॉन्ट्रैक्ट को। तो वही राइट कौन एक्सरसाइज कर सकता है बेटा? एजेंट एक्सरसाइज कर सकता है। तो एजेंट हैज द राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। या आप ये कह लो कि प्रिंसिपल इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? रेपुडिएट। ठीक है बेटा? तो उन्होंने पता क्या कहा? अगर अगर बिजनेस के दौरान या एक्ट कमिट करने के दौरान एजेंट को कोई ऐसी जानकारी हाथ लगती है जो कि बहुत मटेरियल है, तो बेटा एजेंट के हाथ लगी है ना जानकारी, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस वही होंगे जो होते अगर ये जानकारी प्रिंसिपल के हाथ लगती तो मुझे बताओ, अगर प्रिंसिपल के हाथ ये जानकारी लगती तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते? प्रिंसिपल इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता था? रेपुडिएट। तो अब ये जानकारी प्रिंसिपल की जगह एजेंट के हाथ लगी है, कॉन्सिक्वेंसेस वही होंगे जो होते अगर ये जानकारी प्रिंसिपल के हाथ लगती तो। मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेपुडिएटेड। सब बताओ मेरे को बेटा, बात समझ आई सबको? तो ये बेटा सेक्शन 229 कॉपी कर लो। समझ आया बेटा? मैं एक बार दोबारा बोल देता हूं बेटा। उसने कहा है एजेंट, बिजनेस के दौरान एजेंट को कोई जानकारी हाथ लगी है जो उसे लगता है कि बहुत क्या है? मटेरियल। तो बेटा इस जानकारी के ना कॉन्सिक्वेंसेस वही होंगे जो होते अगर ये जानकारी प्रिंसिपल के हाथ लगती तो। और बेटा अगर ये जानकारी प्रिंसिपल के हाथ लगती तो सोचो अपने आप, प्रिंसिपल क्या करता? इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता था? रेपुडिएट कर सकता था, कैंसिल कर सकता था, टर्मिनेट कर सकता था। वही बेटा अब होगा। बस फर्क इतना है कि वो जानकारी प्रिंसिपल की जगह किसके हाथ लगी है? एजेंट की। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस वही होंगे अगर ये जो होते अगर ये जानकारी बेटा प्रिंसिपल के हाथ लगती तो। समझ आया बेटा? कॉपी कर लो। चलो आगे चले बच्चे। अब आता है बेटा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 230। ये देखो बेटा, ये ना मैं अभी समझेंगे बेटा। सेक्शन 230, नो लायबिलिटी ऑफ एजेंट टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। तो बेटा एक बात तो क्लियर ही है ना, हम जो हमें एजेंसी चैप्टर में हम पढ़ते ही आ रहे हैं बेटा। सेक्शन 230
बेटा एक बात जो हम एजेंसी चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं वो क्या है, एजेंट। एजेंट बेटा थर्ड पार्टी के प्रति लायबल नहीं होता है बेटा। एजेंट थर्ड पार्टी के प्रति लायबल नहीं होता है। एजेंट इज नॉट लायबल टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। बेटा एजेंट के बिहाफ पे एजेंट का प्रिंसिपल थर्ड पार्टी के प्रति क्या होता है, लायबल होता है। जनरल रूल तो यही है कि प्रिंसिपल इज लायबल टुवर्ड्स थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट। तो एजेंट के एक्ट्स के लिए एजेंट लायबल नहीं होता है थर्ड पार्टी के प्रति, बल्कि प्रिंसिपल लायबल होता है थर्ड पार्टी के प्रति। बेटा इसका ना एक रूल भी है जो चलता है बेटा, वो पता है रूल क्या है बेटा, क्यों एजेंट थर्ड पार्टी के प्रति लायबल क्यों नहीं होता है? क्यों एजेंट थर्ड पार्टी के प्रति लायबल नहीं होता है बेटा? क्योंकि देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एजेंट एंड थर्ड पार्टी। नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एजेंट एंड थर्ड पार्टी। बेटा एजेंट और थर्ड पार्टी के बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। एजेंट एंड थर्ड पार्टी, वो आप लोग पूरा लिख लेना। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एजेंट एंड थर्ड पार्टी। बेटा कॉन्ट्रैक्ट तो किसके बीच में है? कॉन्ट्रैक्ट तो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में है ना, तो प्रिंसिपल ही तो थर्ड पार्टी के प्रति लायबल होगा। कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। तो याद रखना बेटा कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में है, तो एजेंट थर्ड पार्टी के प्रति बेटा लायबल नहीं होगा, बल्कि प्रिंसिपल थर्ड पार्टी के प्रति क्या होता है बेटा, लायबल होता है। बात समझ आई बच्चे? हां, ये आप कह सकते हो कि जो एजेंट है वो प्रिंसिपल के प्रति क्या होता है, लायबल होता है, बिकॉज देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो एजेंट थर्ड पार्टी के प्रति लायबल नहीं होता है, हां वो अपने प्रिंसिपल के प्रति जरूर लायबल होता है। हाउएवर थर्ड पार्टी के प्रति बेटा प्रिंसिपल लायबल होगा, ना कि एजेंट। सब बताओ बेटा, बात समझ आई? ठीक है। अच्छा अब अगर बेटा अभी ना ध्यान से सुनना, अभी काम खत्म नहीं हुआ, 2 मिनट बेटा जरा, ये आप ना जरा इस पे आओ बेटा पहले। ये देखो बेटे, ये देखो सेक्शन 230, नो लायबिलिटी ऑफ एजेंट टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, ओनली द प्रिंसिपल कैन एनफोर्स एंड कैन बी हेल्ड लायबल ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट entered into by agent. Thus, agent is not personally liable on a contract entered into by him on behalf of principal. तो याद रखना प्रिंसिपल के बिहाफ पे जिस कॉन्ट्रैक्ट में एजेंट एंटर हो रहा है, एजेंट बेटा उस कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनली लायबल नहीं होता है, प्रिंसिपल थर्ड पार्टी के प्रति लायबल होता है फॉर एक्ट्स ऑफ एजेंट। मैं बेटा इस केस में आपको करा रहा हूं एक्सेप्शंस। मैंने कहा ना बेटा जनरल रूल क्या है, एजेंट थर्ड पार्टी के प्रति लायबल नहीं होता है, प्रिंसिपल थर्ड पार्टी के प्रति लायबल होता है फॉर एक्ट्स ऑफ एजेंट। मैं आपको करा रहा हूं इसके बेटा एक्सेप्शंस हैं। ये क्या क्या एक्सेप्शंस हैं? व्हेन एजेंट एक्ट्स फॉर सेल और परचेज ऑफ गुड्स फॉर अ प्रिंसिपल रेजिडेंट अब्रॉड, मतलब फॉरेन प्रिंसिपल है। बेटा याद रखना अगर आप किसी ऐसे प्रिंसिपल के एजेंट हो जो बाहर रहता है, फॉरेन रेजिडेंट है, तो बेटा उस केस में आप थर्ड पार्टी के प्रति क्या होगे, लायबल। क्योंकि बेटा थर्ड पार्टी अगर स्यू करने जाएगी तो फॉरेन में उसको स्यू करने थोड़ा ना जाएगी, वो तो आपको स्यू करेगी बेटा। दूसरी बात, वेयर इट इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट एजेंट शैल बी पर्सनली लायबल। हां, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में ही लिखा हुआ है कि एजेंट के हर एक्ट के लिए एजेंट लायबल होगा, तो बेटा एजेंट को लायबल माना जाएगा, नहीं तो एजेंट लायबल नहीं होगा। वेयर एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ हिज प्रिंसिपल। बेटा पता है क्या, अब एक बात सुनो, जब एजेंट बेटा थर्ड पार्टी के पास जाता है ना प्रिंसिपल के बिहाफ पे परचेज करने, तो बेटा उसका ये ड्यूटी बनती है कि वो
कि वो प्रिंसिपल का नाम थर्ड पार्टी को क्या करे, डिस्क्लोज करे। अगर बेटा वो प्रिंसिपल का नाम थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करता है, ये नहीं बताता है कि वो किसके बिहाफ पे परचेजेस कर रहा है, तो बेटा उस केस में उसी को लायबल माना जाएगा, मतलब एजेंट को। वेयर प्रिंसिपल इज डिस्क्लोज्ड बट कैन नॉट बी स्यूड, जैसे बेटा फॉरेन एम्बेसडर्स वगैरह जो होते हैं, ये लोग स्यू नहीं हो सकते, ठीक है, इन्हें स्यू नहीं करा जा सकता है, तो एजेंट लायबल होगा बेटा। फिर वेयर प्रिंसिपल इज नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन द एक्ट वाज डन, दैट इज द एजेंट एक्टेड फॉर अ नॉन एग्जिस्टेंट प्रिंसिपल। तो याद रखना, अगर प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस में नहीं है, यानी उसकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, से फॉर एग्जाम्पल, तो उस केस में बेटा एजेंट को लायबल माना जाएगा। अगर बेटा अपनी एजेंट अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर दे या कमिट्स अ ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी, तो भी बेटा एजेंट को लायबल माना जाएगा। व्हेन ही एक्ट्स एज अ प्रिटेंडेड एजेंट, अच्छा एक बात बताओ बेटा, एजेंट अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है एज एन एजेंट ऑल्दो ही इज नॉट एन एजेंट, तो याद रखना, याद रखना, उसके एक्ट के लिए बेटा प्रिंसिपल लायबल नहीं होता अनटिल और अनलेस प्रिंसिपल उसके एक्ट को क्या नहीं कर देता, रेटिफाई नहीं कर देता। हां, अगर प्रिंसिपल उसके एक्ट को रेटिफाई कर देता है तो बेटा प्रिंसिपल लायबल होगा, नहीं तो एजेंट को लायबल माना जाएगा। वेयर ही रिसीव्स और पेज मनी बाय मिस्टेक और फ्रॉड, तो भी बेटा एजेंट लायबल होगा। वेयर एन एजेंट साइंस अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट मेंशनिंग दैट ही इज साइनिंग एज एन एजेंट, वेयर द यूसेज ऑफ ट्रेड और कस्टम मेक्स एन एजेंट पर्सनली लायबल। तो बेटा एक बात याद रखना, जनरल रूल तो बेटा ये है, सुनो, जनरल रूल तो बेटा यह है कि एजेंट थर्ड पार्टी के प्रति लायबल नहीं होता है, प्रिंसिपल एजेंट के एक्ट्स के लिए थर्ड पार्टी के प्रति लायबल होता है। लेकिन बेटा इस रूल के हमने कुछ क्या करे हैं, एक्सेप्शंस, कुछ केसेस में एजेंट को लायबल ठहराया जा सकता है। ये बेटा आपका कौन सा सेक्शन हो गया, सेक्शन 230, ठीक है बेटा, कॉपी कर लो यहां तक। चलो बेटा अगले पे आते हैं, सेक्शन 231 एंड 232 एक साथ ही करेंगे बेटे, सिंपल से सेक्शन, सेक्शन 231 और 232, आओ बेटा मेरे साथ साथ, ये देखो, ये देखो बेटा सेक्शन, बेटा इसमें ना थोड़ा सा आपकी बुक्स में थोड़ा सा आगे पीछे दे रखा है, सेक्शन 231 और 232 सीक्वेंस में कर रहे हैं बेटा। कॉन्ट्रैक्ट्स मेड विदाउट डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट ऑफ एजेंसी, अब ये सुनना बेटा ध्यान से, जरा सिंपल है वैसे, एग्जांपल से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। इफ एन एजेंट मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन who neither knows or has reasons to suspect that he is an agent, अब सुनो बेटा, एजेंट ने अगर थर्ड पार्टी के साथ बेटा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और थर्ड पार्टी को यह नहीं पता है कि जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो किसी का एजेंट है, ठीक है, हिज प्रिंसिपल में रिक्वायर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, but the other contracting party has as against the principal the same right as he would have as against if agent had been the principal। मैं अभी सब समझाता हूं बेटा, आओ मेरे साथ साथ, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं बेटा। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एजेंसी, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एजेंसी, देखो बेटा, ये बेटा आपका ना एजेंट है, ठीक है, ये बेटा आपकी है थर्ड पार्टी, और ये बेटा आपका है प्रिंसिपल। अब सुनना बेटा हुआ क्या है, बेटा अब हुआ क्या था, ये जो एजेंट है ना ए, बेटा ये जो ए है और जो ये थर्ड पार्टी है ना, इस इनके दोनों के बीच में ना पहले कभी
आज से कुछ टाइम पहले कभी एक ट्रांजैक्शन हुई थी, जिसमें बेटा ए ने बी के 50,000 रुपए देने थे थर्ड पार्टी के। तो ए ओज ₹50,000 टू थर्ड पार्टी। ए ने 50,000 रुपए बेटा थर्ड पार्टी के देने थे। ये कोई पहले की बेटा ट्रांजैक्शन थी जो ए और थर्ड पार्टी के बीच में हुई थी बेटा। ठीक है, अब बेटा हुआ क्या, अब ध्यान से सुनना। अब बेटा हुआ क्या, ये जो प्रिंसिपल था ना बेटा, ये जो प्रिंसिपल था, इसने एजेंट को अपॉइंट करा गुड्स को सेल करने के लिए। तो प्रिंसिपल ने, ध्यान से सुनना बेटा जो मैं कहूंगा, प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट करा बेटा किस पर्पस के लिए, सेल करने के लिए। लेकिन बेटा हुआ क्या, ए ने, ध्यान से सुनना, ए ने बेटा थर्ड पार्टी को ना करी कुछ सेल्स वर्थ ₹1 लाख। लेकिन एजेंट ने थर्ड पार्टी को यह नहीं बताया कि एजेंट ये गुड्स प्रिंसिपल के बिहाफ पे बेच रहा है। एजेंट ने एजेंसी के बारे में कोई भी फैक्ट बेटा थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करा है। एजेंट ने यह नहीं बताया कि वो ये गुड्स किसके बिहाफ पे बेच रहा है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे बेच रहा है। तो इसका मतलब नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एजेंसी टू थर्ड पार्टी। तो ए ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में कोई भी बात थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करी। मतलब ए ने थर्ड पार्टी को बिल्कुल यह नहीं बताया कि वो ये गुड्स किसके बिहाफ पे बेच रहा है, थर्ड पार्टी के बिहाफ पे। तो बेटा थर्ड पार्टी ने पता क्या करा, सुनना ध्यान से बेटा, थर्ड पार्टी ने क्या करा, थर्ड पार्टी ने कहा देख भाई, सुनना, ए और थर्ड पार्टी के बीच की बात कर रहा हूं। थर्ड पार्टी ने ए से कहा देख भाई, मैंने तेरे से 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, तो मैंने तेरा कितना देना है, मैंने तेरा 1 लाख देना है, ठीक है। और तूने मेरा पहले का कितने रुपए देना था, 50,000 रुपए तूने मेरा देना था पहले का 50,000। तो नेट मैं तुझे कितना दे देता हूं, नेट मैं तुझे 50,000 रुपए दे देता हूं। बात बताओ समझ आई सबको। तो बेसिकली थर्ड पार्टी ने 1 लाख रुपए के अगेंस्ट 50,000 रुपए को सेट ऑफ कर दिया जो एजेंट ने थर्ड पार्टी को देना था। बात समझ आई बेटा, ठीक है। अब बेटा सुनो, अब बेटा प्रिंसिपल को पता चला कि थर्ड पार्टी ने ना मुझे 1 लाख रुपए की जगह सिर्फ 50,000 दिया है। तो बेटा प्रिंसिपल ने तो यह कहा ना, सुनो, प्रिंसिपल ने तो यह कहा कि भाई देख, एक बात सुन, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा। प्रिंसिपल ने थर्ड पार्टी को पता है क्या कहा बेटा, देखो, प्रिंसिपल ने थर्ड पार्टी को कहा देख भाई मेरी एक बात सुन, 1 लाख तूने देना था मेरा, भाई तूने ए का नहीं देना था, तूने वो 1 लाख रुपए मुझे देना था। तो तूने 1 लाख रुपए मुझे देना था, ए ने तुझे देना था 50,000, तो तूने मेरे 1 लाख में से ए का 50,000 कैसे सेट ऑफ कर दिया। बात समझो बेटा, ए बेसिकली बेटा थर्ड पार्टी को क्या कह रहा है कि तूने मुझे देना था 1 लाख, तूने मेरे 1 लाख में से ए का 50,000 कैसे सेट ऑफ कर लिया। नेट तू मुझे 50,000 दे रहा है, ये तो गलत है सरासर, ये तो सरासर गलत है भाई। मैंने तेरा 50,000 रुपए थोड़ी ना देना है, एजेंट ने देना था तेरा 50,000, तो तूने मेरे पैसे में से एजेंट का पैसा कैसे सेट ऑफ कर लिया, ये तो सरासर गलत है। तो बेटा ऐसे केस में ना सेक्शन 231 और 232 ने बेटा क्या कहा, अगर एजेंट अपनी एजेंसी के बारे में थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करता है ना बेटा, तो थर्ड पार्टी के पास ये राइट है। मैं आपको पढ़ाता हूं बेटा, ये देखो
और मेरे साथ साथ बेटा ध्यान से रिलेट करना है। ये देखो, यहां पर देखना है बेटा, चलो बेटा ये देखो, देखो बेटा ध्यान से, उसने कहा है इफ एन एजेंट मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन, तो एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेटा किया, हु नाइदर नोस, जिसे पता नहीं है, ना किसी को ना उसे शक है कि वो पर्सन जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो एजेंट है। फिर आगे पढ़ना, his principal may require the performance of the contract, but other contracting party has against the principal the same right as he would have had as against if the agent had been the principal। अब सुनो बेटा सुनो, उसने पता है क्या कहा, उसने कहा कि थर्ड पार्टी के पास ये राइट है, थर्ड पार्टी के पास प्रिंसिपल के अगेंस्ट, मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा, थर्ड पार्टी के पास प्रिंसिपल के अगेंस्ट ये राइट है, ये राइट है। कौन सा राइट बेटा? वही सेम राइट, वही सेम राइट जो उसके पास है एजेंट के अगेंस्ट, अगर एजेंट प्रिंसिपल होता तो। मतलब मुझे ना एक बात बताओ बेटा, देखो कुछ नहीं, लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूजिंग है लेकिन आपको बात समझनी है। सुनो, मुझे ना एक बात बताओ बेटा, ये जो थर्ड पार्टी है, सोचो सोचो एक मिनट के लिए सोचो बेटा, लिखना मत, एक मिनट के लिए सोचो, ये जो एजेंट है यही प्रिंसिपल है, सपोज सपोज यही प्रिंसिपल है, तो मुझे बताओ थर्ड पार्टी के पास इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट क्या राइट होता? ये मत सोचो ये एजेंट है, ये सोचो ये प्रिंसिपल है, तो थर्ड पार्टी के पास बताओ इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट क्या राइट होता कि वो 1 लाख में से 50,000 रुपए को क्या कर लेता? सेट ऑफ कर लेता। तो उन्होंने कहा कि थर्ड पार्टी के पास एजेंट के अगेंस्ट वही राइट है जो जो थर्ड पार्टी के पास होता अगर एजेंट ही कौन होता? प्रिंसिपल होता। बेटा कंफ्यूजन नहीं करनी है, मुझे एक बात बताओ, अगर ये ए एजेंट ना होता बेटा प्रिंसिपल होता, 1 मिनट के लिए सोचो, ए प्रिंसिपल है तो थर्ड पार्टी बेटा क्या करता? 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपए सेट ऑफ करके देता ना प्रिंसिपल को। तो वही वो कह रहा है कि आप थर्ड पार्टी के पास एजेंट के अगेंस्ट वही राइट है जो उसके पास होता एजेंट के अगेंस्ट अगर एजेंट ही क्या होता? प्रिंसिपल। मैं दोबारा बोल रहा हूं, थर्ड पार्टी के पास, थर्ड पार्टी के पास प्रिंसिपल के अगेंस्ट वही राइट है बेटा जो थर्ड पार्टी के पास एजेंट के अगेंस्ट होता अगर एजेंट ही बेटा कौन होता? प्रिंसिपल। और अगर एजेंट ही प्रिंसिपल होता तो थर्ड पार्टी ने बेटा 1 लाख के अगेंस्ट 50,000 रुपए को क्या करा होता? सेट ऑफ करा होता। तो वही सेट ऑफ वो तब भी कर सकता था अगर एजेंट प्रिंसिपल होता, और वो अब भी कर सकता है अगर एजेंट प्रिंसिपल नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, अभी एजेंट अगर प्रिंसिपल होता, बात समझो बेटा, एजेंट अगर प्रिंसिपल होता तो थर्ड पार्टी बेटा क्या करती? सेट ऑफ करती या नहीं? बिल्कुल करती। अब एजेंट प्रिंसिपल नहीं है, एजेंट प्रिंसिपल नहीं है तो भी बेटा थर्ड पार्टी के पास सेट ऑफ का राइट अवेलेबल है, क्योंकि देखा जाए तो थर्ड पार्टी के साथ क्या हुआ है बेटा? फ्रॉड हुआ है। तो उन्होंने कहा थर्ड पार्टी के पास प्रिंसिपल के अगेंस्ट वही राइट है जो थर्ड पार्टी के पास होता अगर एजेंट ही कौन होता? प्रिंसिपल। और अगर एजेंट ही प्रिंसिपल होता तो थर्ड पार्टी 1 लाख के अगेंस्ट 50,000 रुपए को क्या कर लेती बेटा? सेट ऑफ। वही सेट ऑफ, वही सेट ऑफ वो तब भी कर सकती थी अगर एजेंट प्रिंसिपल होता, और वो अब भी कर सकती है व्हेन प्रिंसिपल एंड एजेंट आर डिफरेंट पर्संस। तो ये बेटा आपका सेक्शन 231 और 232। आ जाओ बेटा एक रीडिंग मार लेते हैं, देखो, इफ द प्रिंसिपल डिस्क्लोजेस हिमसेल्फ बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, the other contract party may refuse to fulfill the contract if he can show that if he had known who was the principal in the contract
और इफ ही हैड नोन दैट एजेंट वाज नॉट अ प्रिंसिपल ही वुड नॉट हैव एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। अब सुनना मेरी बात बेटा, देखो बेटा, अब सुनो सुनो, अब आगे आगे वाली बात उन्होंने क्या कही है बेटा, थोड़ी थोड़ी ना लैंग्वेज ही है बस, सुनो। एजेंट, एजेंट, थर्ड पार्टी और बेटा प्रिंसिपल। सुनो सुनो बेटा, अब मैंने बेटा अभी आपको क्या कहा कि एजेंट ने बेटा थर्ड पार्टी का 50,000 रुपए देना था, ठीक है, वो करता था एजेंट बेटा थर्ड पार्टी को, ठीक है। फिर एजेंट ने बेटा प्रिंसिपल के बिहाफ पे थर्ड पार्टी को सेल भी करी 1 लाख रुपए की ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। लेकिन एजेंट ने थर्ड पार्टी को यह डिस्क्लोज नहीं करा कि वो प्रिंसिपल का एजेंट है, नॉन डिस्क्लोजर। उसने ये बात डिस्क्लोज नहीं करी कि ये सामान वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे बेच रहा है, ना कि अपने बिहाफ पे। ये बात उसने डिस्क्लोज नहीं करी, ठीक है। अब बेटा हुआ क्या, सुनो सुनो, ध्यान से सुनना बेटा। अब बेटा हुआ क्या, ये जो प्रिंसिपल था ना, इसको पता चला कि एजेंट ने थर्ड पार्टी को ये नहीं बताया है कि वो ये गुड्स मेरे बिहाफ पे बेच रहा है। तो बेसिकली प्रिंसिपल को पता चला कि एजेंट ने थर्ड पार्टी को यह नहीं बताया है कि एजेंट गुड्स मेरे बिहाफ पे बेच रहा है। तो बेटा प्रिंसिपल ने क्या करा, खुद ही थर्ड पार्टी को बता दिया, डिस्क्लोजर ऑफ एजेंसी। उसने थर्ड पार्टी को बता दिया कि भैया तेरे को जो एजेंट सामान बेच रहा है ना, तूने जो कॉन्ट्रैक्ट एजेंट के साथ किया है वो कायदे में वो मेरा एजेंट है, वो मेरे बिहाफ पे सामान बेच रहा है, ठीक है बेटा। तो ये फैक्ट उसने बेटा थर्ड पार्टी को क्या कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया। तो अब मैं जानना चाहता हूं बेटा इस केस में थर्ड पार्टी के पास क्या राइट्स है। एजेंट ने तो डिस्क्लोज नहीं करा था, लेकिन थर्ड पार्टी ने यह बात, सॉरी प्रिंसिपल ने यह बात थर्ड पार्टी को क्या कर दी बेटा, डिस्क्लोज कर दी। कॉपी करो पहले से। बेटा थर्ड पार्टी के पास पता है यहां पर क्या राइट है, वो बेटा कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। थर्ड पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो बेटा क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, ठीक है। लिखो पहले इतना। क्योंकि बेटा पता है क्या, सुनो सुनो सुनो, इसमें ना एक उन्होंने शर्त लगाई है बेटा। क्या शर्त लगाई है कि जो थर्ड पार्टी है ना, वो बेटा कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, लेकिन 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 शर्त है, कंडीशन है, प्रोवाइडेड बेटा, ध्यान से सुनना है, प्रोवाइडेड बेटा ये थर्ड पार्टी ये प्रूफ कर पाए, प्रोवाइडेड थर्ड पार्टी ये प्रूफ कर पाए कि मुझे अगर पहले पता होता ना, ध्यान से सुनो बेटा, मुझे पहले पता होता कि ये गुड्स ए को नहीं, ये गुड्स तेरे को बिलोंग करते हैं, तो मैं बच्चे कभी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता ही ना। तो बेटा मैं जो इसमें कह रहा था ना, मैं इसमें क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनो बेटा। थर्ड पार्टी चाहे, उसे पता चल गया, थर्ड पार्टी को पता चल गया है कि एजेंट जो है वो अपने अकाउंट पे सामान नहीं बेच रहा है, वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे बेच रहा है, ये उसे पता चल चुका है। लेकिन वो ये कह रहा है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करूंगा। क्यों क्यों, अगर मुझे यह पता होता पहले कि ये सामान एजेंट का नहीं है बल्कि यह सामान तेरा है, तो मैं कभी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता ही ना। मतलब सुनो सुनो बेटा, गवर्नमेंट ने ना, लॉ ने थर्ड पार्टी को यह राइट दिया है कि वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, रेपुडिएट कर सकती है, अगर वो प्रूफ कर दे कि अगर उसे
पहले पता चल जाता कि दीज गुड्स डू नॉट बिलोंग टू ए, इन फैक्ट दीज गुड्स बिलोंग टू प्रिंसिपल, तो बेटा उस केस में वो कभी भी इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना होता। तो यहां पर लिखना इफ ही कैन शो दैट गुड्स if he can show that had he known of this fact earlier, he had never entered into this contract। अगर मुझे पहले पता होता ना ये गुड्स तेरे हैं, तो मैं कभी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही ना होता मैं कॉन्ट्रैक्ट में। मैं तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर इसलिए हुआ क्योंकि मुझे लगता था ये गुड्स बिलोंग करते हैं एजेंट को, ऑल्दो ये गुड्स प्रिंसिपल को बिलोंग करते हैं। अगर मुझे पहले पता होता ये गुड्स तेरे हैं, मैं कभी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना होता। अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना चाहता हूं, मैं रेपुडिएट करना चाहता हूं। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होना चाहता, कैंसिल करना चाहता हूं मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को। बेटा थर्ड पार्टी के पास राइट है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, कैंसिल, प्रोवाइडेड वो ये प्रूफ कर दे कि अगर मुझे इस बात का पहले पता होता कि ओनर एजेंट नहीं है प्रिंसिपल है, तो मैं बेटा कभी इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना होता। ठीक है बच्चे, चलो बेटा हमने सेक्शन 231 और 232 बात, तो ये बेटा 232 में भी इनफैक्ट वही सेम बात लिखी हुई है, पढ़ो। Where one man makes a contract with another, neither knowing or having reasonable ground to suspect that the other is an agent, the principal, if he requires the performance of the contract, can only obtain such performance subject to the rights and obligations subsisting between the agent and the other party। तो याद रखना प्रिंसिपल पूरे कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्टेन नहीं कर पाएगा बेटा, मतलब पूरे 1,00,000 रुपए वो थर्ड पार्टी से ऑब्टेन नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ 50,000 रुपए थर्ड पार्टी से क्या कर पाएगा बेटा, ऑब्टेन कर पाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये तो हम 231 232 में पूरा बेटा डिस्कस कर चुके हैं। चलो बेटा इस लेक्चर में हम इतना ही कवर करते हैं, बाकी बेटा नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू।